गैलोनोमीटर को और कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, मतलब देयर आर टू थिंग्स। वन कि जैसे आपको लगा कि गैलोनोमीटर में तो रीडिंग मिली एम्पियर्स में होती है, तो फिर मिली एम्पियर्स की रीडिंग वोल्ट्स में कैसे आएगी? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा कि एक कैलिब्रेशन करना पड़ा कि गैलोनोमीटर का जो स्केल था उस स्केल को आपने मल्टीप्लाई कर दिया आरजी से, है ना, और वो स्केल अपने आप से कन्वर्ट किस में हो गया? वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। बट लेकिन इट इज नॉट ए गुड वोल्टमीटर। हाउ इट इज नॉट ए गुड वोल्टमीटर? मतलब गैलोनोमीटर डायरेक्टली जबकि आपने उसे केवल कैलिब्रेशन कर दिया तो वोल्टमीटर बन गया, बट दैट इज नॉट ए एक्यूरेट वोल्टमीटर। व्हाई आई टेल यू, जैसे आपके पास एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, ठीक है, और इसमें करंट है से 0.5 एम्पियर। तो इसके क्रॉस जो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है कितनी होगी? V इक्वल्स टू दैट इज व्हाट 5 वोल्ट्स। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट्स वोल्टेज होगा। समझ गया? आप देखो, नाउ यू वांट टू मेजर इट। तो जब आपको ये मेजर करना है तो आप करेंगे क्या? इसके क्रॉस एक गैलोनोमीटर लगा दोगे, वही गैलोनोमीटर जिससे आपने कैलिब्रेशन करके रीडिंग्स को वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आई हैड टोल्ड यू कि जैसे गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम कोई 10 ओम होता है, तो मानो मिनिमम भी है 10 ओम्स, तो उस केस में जो करंट होगी दोनों में आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट होगी। आधी करंट इसमें जाएगी और आधी करंट इसमें आएगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। तो अब इसमें करंट कितनी जाएगी? बाद में यहाँ पे करंट जाएगी 0.25 एम्पियर्स। 0.25 एम्पियर्स। और इसमें करंट जाएगी 0.25 एम्पियर्स। तो इसके क्रॉस जो बाद में वोल्टेज वीडेस है, दैट बिकम्स व्हाट? IR 0.25 into 10, that is what 2.5 volts. तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो दैट मींस की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी व्हाट? इट विल नॉट बी करेक्ट, गलत रीडिंग आएगी। जो रीडिंग 5 वोल्ट्स थी आपने इस इंस्ट्रूमेंट को वोल्टेज मेजरमेंट के लिए लगाया, और इसकी प्रेजेंस में वो जो 5 वोल्ट्स था वो कितना बन गया? 2.5 वोल्ट्स बन गया। सो दिस इज नॉट ए गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, है ना। तो फिर अगर हमें इसे एक इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना जो कि वोल्टेज का करेक्ट मेजरमेंट करेगा, आप पहले से नोट कर लो कि वाई गैलोनोमीटर इज नॉट ए गुड वोल्टमीटर। अगर आपको एक लाइन में इसका आंसर करना हो कि वाई गैलोनोमीटर इज नॉट ए गुड वोल्टमीटर, तो आप बताओगे क्या? गैलोनोमीटर after calibration मैं कैलिब्रेशन इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा वो तो करंट का रीडिंग लेगा। तो कैलिब्रेशन के बाद वो किस चीज की रीडिंग लेगा? वोल्टेज की। आफ्टर कैलिब्रेशन डज नॉट, even after calibration does not give the correct reading of potential difference across 2 points due to its low resistance. Why due to its low resistance? अगर ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होता तो पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? करंट की इनवर्स रेशो में। तो अगर ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होता तो पूरी की पूरी करंट किससे पास होती? इससे। जैसे मान लो ये बहुत हाई होता, 10,000 वोल्ट, 10,000 ओम होता, तो यहां से बहुत कम करंट पास होती, पूरी करंट इससे पास होती। और जब पूरी करंट इससे पास होती
तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज पहले था 5 वोल्ट्स, बाद में भी इसके क्रॉस ऑलमोस्ट क्या आता, सेम वोल्टेज आता 5 वोल्ट्स। समझ गए ना? ठीक है, इसे नोट कर दो। सर ठीक, सर हाँ हाँ, सर ये क्लास जो ये सैटरडे था इस ये वाली है? क्या बोल रहे हो? सर जो क्लास इस सैटरडे हुई थी ये वही वाली क्लास है? ये वो क्लास थोड़ी, अब मैं नई आगे क्लास ले रहा हूँ। सैटरडे वाली क्लास तो आपको भेजी दी गई है। सैटरडे में क्लास ओके ली थी सर, तो मैंने ग्रुप में भेज दी है। ओके सर। चलिए, तो अब हम इसे एक्यूरेट वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब आप देखोगे। नाउ सी हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जैसे मेन सर्किट है, ठीक है। इसके पैरेलल में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और उसके साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस RH लगा दिया। ये हाई रेजिस्टेंस क्या है? RH। और ये डिवाइस कहलाती है वोल्टमीटर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट? वोल्टमीटर। तो अब देखो, अगर यहां से करंट आई आएगी तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम कितना करंट पास हो सकता है? IG। और रिमेनिंग करंट इसके थ्रू पास होगा कितना? I माइनस IG। ये रेजिस्टेंस अगर R है तो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा I माइनस इंटू IG इंटू R होगा, I माइनस IG इंटू R। और जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही इसके वोल्टमीटर के क्रॉस होगा, बिकॉज़ दिस इन पैरेलल। तो वाइस वर्सा, वोल्टमीटर जिस वोल्टेज की रीडिंग देगा वही इसके क्रॉस होगा। और पहले जब आपने ये वोल्टमीटर नहीं लगाया था तो यहाँ पे पूरी की पूरी करंट आई थी, तो वोल्टेज क्या होता? IR। अब करंट की वैल्यू जो कम हुई है यहाँ पे, थोड़ी सी तो कम हुई, IG। I माइनस IG का अमाउंट ऑलमोस्ट I के इक्वल होगा। तो दैट मींस कि जो वोल्टेज इसके क्रॉस पहले था, जो आपने वोल्टमीटर नहीं लगाया था, तभी बाद में भी तो उतना ही वोल्टेज है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? देखो, जब आपने वोल्टमीटर नहीं लगाया था तो यहाँ पे करंट आई थी, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या था? IR। जब आपने वोल्टमीटर मेजरमेंट के लिए लगाया तो यहाँ से थोड़ी सी करंट आएगी तो बहुत छोटी होती है, IG इज वेरी स्मॉल करंट। तो इसके थ्रू पास हुई IG करंट ही तो पास हुई ना। तो इसके थ्रू पहले करंट आई थी और अब बाद में करंट कितनी है? I माइनस IG। तो I माइनस IG ऑलमोस्ट I के ही तो इक्वल है। जब I माइनस IG I के इक्वल है तो जो पहले वोल्टेज होगा वही बाद में होगा, और जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस होगा। तो आपकी करेक्ट रीडिंग वोल्टेज की आ गई। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसमें करंट कितना पास हो रहा है? आइए सर, चाय पानी नहीं। तो इसमें जो करंट जा रहा IG, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V आएगा, IG इंटू RG प्लस RH। ठीक है ना? IG इंटू RG प्लस RH। मतलब ये, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट ली है जो पास हो सकती है, तो इस केस में मैक्सिमम वोल्टेज जो इस वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन कैसे होता है? जैसे आपसे इसका क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर of resistance Rg equals to
10 ohms is to be converted into a voltmeter of 10 volts range. What should be done? What should be done if maximum current that can pass through the galvanometer is Ig equals to 10 milliampere. गैलोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट पास हो सकती है वो कितनी है? 10 मिलीएम्पियर। और 10 वोल्ट्स रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम वोल्टेज ये वोल्टमीटर कितना मेजर करेगा? 10 वोल्ट्स। तो वोल्टमीटर के क्रॉस आप देखो मैक्सिमम वोल्टेज कब होगा? जब यहां से करंट मैक्सिमम पास कराओगे। अगर आप यहां से कम, ये नहीं कि जैसे 10 वोल्ट रेंज का है तो 10 ही वोल्ट को मेजर करेगा। अगर आपको 2 वोल्ट मेजर करना, 4 वोल्ट मेजर करना, तो यहाँ पे करंट क्या होगी? कम होगी। मैक्सिमम करंट जब यहाँ से पास होगी जो कि आईजी है, इससे ज्यादा करंट तो पास नहीं करा सकते, नहीं तो गैलोमीटर की कॉइल जल जाएगी। फिर आप यहाँ से मैक्सिमम करंट पास कराओगे आईजी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज इतना होगा। अब इन्होंने बोला 10 वोल्ट मैक्सिमम मेजर करना वोल्टेज, तो 10 वोल्ट। आईजी कितना? क्योंकि मिली एम्पियर है तो आप एम्पियर्स में डालोगे। आर जी 10 प्लस आर एच। अब इससे देखो आ गया, 10 से 10 कट गया, ये 1/10⁻³ कितना हो जाएगा? 1000। सो 1000 is equal to 10 plus RH. That means कि RH is equal to 990 ohms. कितना आ जाएगा? 990 ohms. तो अगर आप अगर आप 990 ohms जो है रेजिस्टेंस यहां लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर। सीरीज में लगाओगे, ठीक है? तो मतलब पहली चीज जो आपको यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू इसमें लिखना था कि अब ठीक है, a very high resistance, a very high resistance is connected in the series of गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, किस चीज के लिए? वोल्टमीटर में कन्वर्जन। और इस तरीके से इसका न्यूमेरिकल होगा। हो गया नाउ से। So this is कि how to convert a galvanometer into a voltmeter। ठीक है, अब मैं I'm taking up a very important article, that is what potentiometer। अब ठीक से देखना, पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो आप देखेंगे कि
पोटेंशियोमीटर क्या है? मान लो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बाय वोल्टमीटर कैन यू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल विद द हम वोल्टमीटर की हेल्प से एक सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं क्या? दो, क्यों नहीं कर सकते? नो, नो। वाई नो? ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल डिस्टेंस है स्मॉल आर। आपने वोल्टमीटर लगाया तो वोल्टमीटर अपने मेजरमेंट के लिए इसे कुछ करंट ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा। इन आई हैड टोल्ड यू कि जब भी किसी सेल से कोई करंट ड्रॉ की जाती है तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, दैट इज व्हाट E माइनस IR। तो वी वांटेड टू मेजर ईएमएफ, मतलब हमें इसकी E का मेजरमेंट करना था, ईएमएफ का। लेकिन जब भी करंट ड्रॉ करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और रीडिंग किसकी आएगी? जो रीडिंग आएगी V की रीडिंग आएगी। जो रीडिंग होगी दैट विल बी व्हाट? V की रीडिंग होगी, ना कि ईएमएफ E की रीडिंग। दिस इज क्लियर? तो दैट मींस कि क्यों वोल्टमीटर ईएमएफ मेजर नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वोल्टमीटर जब भी मेजर करेगा, यू कैन नोट दैट कि whenever voltmeter will be connected across the cell, whenever the voltmeter will be connected across the cell to measure the EMF, it will always draw it will always draw some current from the cell. It will always draw some current from the cell. So the potential difference across the terminals, will be less than its EMF. Will be less than its EMF. Hence, voltmeter will read the potential difference, not EMF. Voltmeter will read the potential difference, not the EMF. ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज की रीडिंग देगा? पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा वोल्टमीटर, ईएमएफ की रीडिंग नहीं देगा। समझ गए ना? तो अब आप देखेंगे कि ये जो रीडिंग देगा वो देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, ना कि ईएमएफ की रीडिंग देगा। ठीक है? नाउ यू विल सी। तो हम पोटेंशियोमीटर से कैसे मेजर करेंगे? पोटेंशियोमीटर इस काम को कैसे करेगा? पोटेंशियोमीटर के समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि अगर एक रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट I है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस V होगा? V को सो IR होगा ना। और इसमें से अगर मान लो मैं बोलूंगी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा, A या B? करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, तो कौन सा पॉइंट हाई हुआ? पोटेंशियल A। मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। इसका मतलब ये हुआ एक करंट कैरिंग वायर एक सेल के इक्विवेलेंट है। जैसे सेल के टर्मिनल्स क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता भी, ऐसे इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस वाले वायर को सेल से रिप्रेजेंट करें तो उसका पॉजिटिव इधर बना दिया, नेगेटिव यहां बना दिया।
जिस ओर हाई पोटेंशियल पॉइंट है उस ओर पॉजिटिव, जिस ओर लो पोटेंशियल पॉइंट उस ओर नेगेटिव। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? IR आ गया ना। सो यूल सी कि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस R के प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस R किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि द potential difference across a current carrying wire is directly proportional to its length। एक करंट कैरिंग वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R के प्रोपोर्शनल है, आप ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस R लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक। और साथ में ध्यान रखना है कि हम अगर उसे एक सेल के इक्विवेलेंट मानेंगे तो उसका पॉजिटिव किस ओर होगा? जिस ओर हाई पोटेंशियल पॉइंट है, यानी जिस ओर से करंट आ रही है। सो दिस इज वन पॉइंट, ठीक है ना। नाउ सी, अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? एक सोर्स बैटरी है, की है, और सोर्स बैटरी के पॉजिटिव से एक लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं, कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो वायर है, दिस इज कॉल्ड और ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑलमोस्ट कितना लॉन्ग होता है? इट इज ऑलमोस्ट 7 मीटर टू 10 मीटर टू 12 मीटर लॉन्ग। जैसे आप बोलो इतना लंबा वायर कैसे आएगा लैब में, तो लैब में अरेंजमेंट ये होता है, वो लोग 1 मीटर लॉन्ग प्लैंक लेंगे, दिस 1 मीटर लॉन्ग, और देखोगे यहाँ पे एक नेल होगी जिससे वायर को टाई कर देंगे, ऐसे आएगा, फिर यहाँ नेल होगी, फिर ऐसे होगी, इस तरीके से इसकी कई सारी रोज होंगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? मतलब जनरली मैंने देखा कि मिनिमम 7 मीटर या मैक्सिमम 30 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से पोटेंशियोमीटर। अब तो इससे हुआ क्या, ठीक से समझना मेरी बात, कि यहां से करंट आएगा और इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा। नौ से जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना था उसका पॉजिटिव यहां से लगाया, जिसका ईएमएफ मेजर करना है, यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ये कनेक्टिंग वायर है, लॉन्ग कनेक्टिंग वायर, वाई लॉन्ग कनेक्टिंग वायर, अभी पता लग जाएगा। और यहाँ पे एक ये है जॉकी, जेज, जो जे है, जे इज फॉर जॉकी। जॉकी क्या होती है? जॉकी इज ए स्लाइडिंग कंडक्टिंग अरेंजमेंट। जैसे जॉकी को मैं इसके ऊपर स्लाइड कराऊंगा वायर का, वायर स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। तो हमें कभी जॉकी को यहाँ रखना है, मतलब कनेक्शन देखना है कि कहाँ पे रखना है। फिर हम उसे स्लाइड कराएंगे तो बिल्कुल प्लेन होती है अगर जॉकी, ऐसे मेटालिक, तो इधर उधर स्लिप कर जाती। तो होता क्या, जॉ जैसा होता है, तो वायर के बीच, वायर एक जॉ के बीच में आ जाता है, जॉ के बीच में वायर आ गया, अब ये ऐसे आराम से स्लाइड कर जाएगा और जॉकी इधर उधर गिरेगी नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, स्टार्ट करते हैं, ये की ऑन की, फिर हम जॉकी को भी कीप एट द लेफ्ट हैंड पोजीशन, जॉकी इज केप्ट एट द, जॉकी को टच कराते हैं लेफ्ट हैंड पोजीशन से। फिर नोटिस कि व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मे बी इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, किसी और होगा। फिर हम जॉकी को दूसरे एंड पे ले जाते हैं, अब टच कराते हैं, अगर पहले लेफ्ट में हुआ था और बाद में राइट में आ गया, या फिर पहले राइट में था और बाद में लेफ्ट में आ गया, तो दैट मीन्स कि योर कनेक्शंस आर परफेक्ट।
आपने जो कनेक्शंस किए हैं वो बिल्कुल जैसा डिजायर था वैसे ही किए हैं। समझ गए ना? मलिन दिस हैव यू मेड द फिगर? तो आप लिखोगे फर्स्ट जॉकी स्केप्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, left hand side of the potentiometer wire, and the deflection of galvanometer is observed, and the deflection of galvanometer is observed. Then the jockey is kept at the right hand position. Then the jockey is kept at the right hand position of the potentiometer wire, if the deflection of galvanometer is observed to be in the opposite direction, the connections are correct. तो जो भी कनेक्शंस किए गए हैं वो कनेक्शंस बिल्कुल करेक्ट। समझ गए? अब इसका मतलब ये भी हुआ बच्चों कि जब यहां से रखने के, मान लो कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है और वहां पे राइट में आ रहा है, इस समय जब मैं बीच में से जॉकी को इस ओर स्लाइड कराऊंगा तो कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। मान लो हमने इसे जॉकी को यहां रखा इस जगह, दिस लेंथ इज L, and when jockey is kept at the point P, when jockey is at P, no deflection is observed, ठीक है? डिफ्लेक्शन किसमें? गैल्वेनोमीटर। This point is called null point. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? We call it null point. ठीक है? अब see how null point has come. Try to understand this कि null point आया कैसे? Look at this loop. इस लूप के बारे में देखो। ये जो लूप बना, ये वाला लूप बना, ये जो इतनी लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की, इस वाले सेल के ड्यू टू करंट इस ओर है। नल पॉइंट का मतलब ये हुआ इस सेल की करंट ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर जाती तो नीचे आती भी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता। साथ में इस सेल की करंट नीचे नहीं आ रही है, नीचे आती तो यहां से वापस जाती और फिर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता। यानी जिस मोमेंट पे नल पॉइंट आया, ऊपर वाला सर्किट एक सिंपल सर्किट है, लग रहा है देखने में मल्टीपल लूप्स की 2 लूप्स हैं, बड़ी मल्टीपल लूप्स का क्वेश्चन नहीं है। जिस टाइम पे नल पॉइंट आया, यहां की करंट यहां आ गई, यहां से कोई करंट निकली नहीं। क्यों करंट नहीं निकली? जो लेंथ है इसकी, इसमें करंट इस ओर है, तो ये पार्ट एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जैसे भी बताया था I × R वोल्टेज वाला। ये पार्ट एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, है ना, और उसका पॉजिटिव इस ओर होगा। हाई पोटेंशियल पॉइंट किस ओर होगा? करंट इस ओर से आ रही है। तो अगर आप इस लूप में लोगे तो इस सेल का ईएमएफ कैसा है? क्लॉकवाइज। और इस सेल का ईएमएफ कैसा है? और याला ईएमएफ इसके इक्वल होगा, तो सर्किट में नेट करंट क्या रहेगी? 0। तो इसका मतलब कि जब नल पॉइंट आया तो जो इस पार्ट में रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम O to P is equivalent to what? Equivalent to a cell whose
EMF is opposing the EMF to be measured. वो EMF इसको अपोज कर रहा है। तो मान लो कि L लेंथ में है और मेरा कहना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ना इसके क्रॉस से, मान लो ये पूरा वोल्टेज V0 है और ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर में तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो V0 वोल्टेज कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ? L0 लेंथ, पूरी लेंथ L0 है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है? L0। तो V0 वोल्टेज कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ? तो यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इन यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर को हम बोलते हैं, वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के से डिनोट करते हैं। के इक्वल्स व्हाट? V0 बाई L0। आप समझ गए होंगे, इट्स वेरी इजी, है ना, बिल्कुल आसानी है ना। अगर पूरे V0 पोटेंशियल डिफरेंस L0 लेंथ में है तो यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होगा? V0 L0। ठीक है ना, नोटेड, ये नोट किया। ठीक है, देन यू विल सी। अब आप ये देखोगे, आपको एक सेंटेंस से लिखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या लिखना पड़ेगा, आप पहले नोट कर लो। द drop of voltage across OP length of the potentiometer wire, the drop of voltage across the OP length of the potentiometer wire, OP length of the potentiometer wire which equals to K into L, which equals what? K into L। आप समझ गए होंगे। जब K कितनी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है? यूनिट लेंथ में। तो L लेंथ में कितना ड्रॉप होगा? K, which is equal to what? K into L। This is clear now? Is equivalent to a cell, is equivalent to a cell whose positive is facing towards O, whose positive is facing towards O। ठीक। So if E equals to KL, so if E equals to KL, no current can be given, no current can be given by the no current can be given by the cell, no current can be given by the cell whose EMF is to be measured, whose EMF is to be measured। As the clockwise EMF in the loop, as the clockwise EMF in the loop becomes equal to the anti-clockwise EMF, as the clockwise EMF in the loop becomes equal to the anti-clockwise EMF, clockwise EMF in the loop becomes equal to the anti-clockwise EMF, clockwise EMF in the loop becomes equal to the anti-clockwise EMF।
आप समझ गए ना, इसका ईएमएफ इस ओर हुआ क्लॉकवाइज और इसका हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसकी इक्वल है तो इससे कोई करंट जाएगा नहीं। इसी से हमने आइडिया लगाया कि इसका मतलब कि जब नल पॉइंट आया तो जो इसका ईएमएफ है वो इतनी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वल है। और यहां से पता लग गया क्योंकि इसकी करंट यहां नहीं आई, इसकी करंट केवल इसमें गई, जब नल पॉइंट आया तो इसकी करंट केवल यहां जा रही है, तो इसका जो भी वोल्टेज होगा इस लेंथ के क्रॉस ड्रॉप होगा, तो यूनिट लेंथ में वी नॉट बाई एल नॉट ड्रॉप हुआ, वी कॉल दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट। एल लेंथ पे ड्रॉप कितना हुआ केएल, और वो केएल किसके इक्वल आ गया ईएमएफ के, तो आपका ईएमएफ का मेजरमेंट आ गया। एंड व्हाई इट इज ईएमएफ, क्योंकि जब नल पॉइंट आया तो उस टाइम पे से कोई करंट ड्रॉ नहीं की जा रही है, जब करंट ड्रॉ नहीं की जा रही तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा ईएमएफ के इक्वल, और हमें ईएमएफ का मेजरमेंट चाहिए था। जबकि वोल्टमीटर क्या करता था, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था कुछ करंट लेता था, और जब वो करंट लेता था तो पोटेंशियल डिफरेंस आता था, ना कि ईएमएफ। समझ गया नहीं? सो ईएमएफ इक्वल्स व्हाट केएल, क्या आ गया, आप समझ गए सर? दिस इज केएल। आपको मेन चीज बच्चों जो नोटिस करनी वो क्या है, वो ये है कि जब नल पॉइंट जब तक नहीं आया है, जैसे आप इसे स्लाइड करा रहे हो उधर से उधर, जब नल पॉइंट नहीं आया है, मतलब गैलोमीटर में जब तक डिफ्लेक्शन है तब तक ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि होगा क्या, मान लो कि पॉइंटर यहाँ है तो इस सेल का करंट इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहा है, फिर वापस आ रहा होगा, तभी तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। या ये बहुत आगे है तो फिर क्या होगा, इस सेल का करंट जो याला सेल है इसका करंट इस ओर जा रहा होगा और ये करंट ऐसे आ रहा होगा, बट करंट तो इसमें होगा। आप मेरी बात सुन, करंट तो क्या होगा इसमें होगा, मतलब या तो इसका करंट अगर नल पॉइंट नहीं है तो इसका करंट या तो यहाँ जाएगा और या फिर ऊपर का करंट यहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा, तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब तक नल पॉइंट नहीं आया तब तक ये मल्टीपल लूप है जो कि किरचॉफ्स लॉ से करना चाहिए। लेकिन जिस मोमेंट पे नल पॉइंट आए ये सब सर्किट सिंपल सर्किट हो गया। नल पॉइंट का मतलब इसका करंट नीचे नहीं आ रहा है, इसका करंट ऊपर नहीं जा रहा, तो ये सर्किट एक बिल्कुल सिंपल सर्किट जैसा आपकी 10th क्लास में करते थे। ये वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पे कोई और भी रेजिस्टेंस होता, जैसे यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता, तो फिर ये वोल्टेज का कुछ पार्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होता और कुछ पार्ट उसके क्रॉस ड्रॉप होता। अब इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होता वो तो आप सिंपल सर्किट से निकाल सकते हो। जैसे आपके एक बैटरी से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो किसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा वो तो आपने सिंपल सर्किट में कैलकुलेट करना सीखा ही है। तो पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस आ जाएगा कितना वोल्टेज आएगा, फिर लेंथ से डिवाइड करके यूनिट लेंथ के क्रॉस आ जाएगा, फिर एल लेंथ से मल्टीप्लाई करके एल लेंथ के क्रॉस आ जाएगा। तो नल पॉइंट में जो एल लेंथ के क्रॉस वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज इसके इक्वल होगा ना। आपने नोट कर लिया ये बच्चों। फिर भी देखो जब आप लैब में एग्जामिनर आपसे फाइनल एग्जाम में आपसे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी अभी मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ का मेजरमेंट करते हैं, बट जब आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट नॉट टू मेजर द ईएमएफ। बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट टू compare the EMF of